India's deficit widened in October. India's merchandise trade deficit widened to $34.7 billion. India's trade numbers just delivered a shock. India's heavy reliance on oil imports is straining the country's current account deficit. एलपीजी के साथ जो हो रहा है उससे पता चलता है कि हमारी इंपोर्ट्स की जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है। एक तरफ हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक हैं और दूसरी तरफ हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक हैं। FY25 में इंडिया ने लगभग $720 बिलियन के इंपोर्ट्स किए, जबकि एक्सपोर्ट्स उससे काफी कम थे और इसीलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट $280 बिलियन के आसपास पहुंच गया। बात बहुत सिंपल है, दुनिया से हम जितना ज्यादा कमाते हैं उससे ज्यादा हम गंवाते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया वो चीजें इंपोर्ट करता है जो वो थियोरेटिकली खुद बना सकता है। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर है। और आज की दुनिया में जहां ग्लोबल वॉर सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम और डेंजरस बन गया है। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन रुकती है तो इंडिया रुकता है। सिंपल इज दैट। वेलकम बैक टू बिहाइंड द हेडलाइंस, जहां हम एक ट्रेंडिंग न्यूज की फुल स्टोरी डिकोड करते हैं ताकि आपको सिर्फ वो मिले जो ट्रूली मैटर करता है। आज हम ऐसी 4 चीजों के बारे में बात करेंगे जहां इंपोर्ट्स आर अ ह्यूज पैराडॉक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। FY25 में इंडिया ने 1 बिलियन टन कोल माइन किया, फिर भी इंडिया ने 260 मिलियन टन कोल इंपोर्ट किया। क्योंकि इंडिया का कोल हाई ऐश लो कार्बन वाला थर्मल कोल है जो पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन स्टील इंडस्ट्री को चाहिए कोकिंग कोल, लो ऐश हाई कार्बन, और वो इंडिया के पास यूजेबल फॉर्म में नहीं है। इसीलिए स्टील सेक्टर की रिक्वायरमेंट का 95% कोल बाहर से आता है। और फिर आता है लॉजिस्टिक्स। कोल माइंस झारखंड में है लेकिन पावर प्लांट्स गुजरात और तमिलनाडु में, और रेल कनेक्टिविटी बहुत वीक है। इसीलिए इंपोर्टेड कोल पोर्ट पे उतारना डोमेस्टिक कोल ट्रांसपोर्ट से सस्ता पड़ता है। इमेजिन दैट। अब ये शॉर्टेज नहीं है, ये सिस्टम डिजाइन फेलियर है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ कोल तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर पावर हाउस, लेकिन फिर भी हम दुनिया के सबसे बड़े एडिबल ऑयल इंपोर्टर हैं। इनफैक्ट अपनी 60% डिमांड इंडिया इंपोर्ट से पूरी करता है, क्योंकि इंडिया में जो ऑयल सीड्स हैं जैसे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब ग्रो तो होते हैं लेकिन उनकी यील्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में काफी लो है। और फिर आता है पाम ऑयल। पाम ऑयल 1 हेक्टेयर में मस्टर्ड से 10 टाइम्स ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये सिर्फ ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होता है, विच इज वाई इंडोनेशिया और मलेशिया मिलके इसकी ग्लोबल सप्लाई कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ एक जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब इंडोनेशिया का B14 बायोडीजल मैंडेट है, जिसकी वजह से 22 मिलियन टन पाम ऑयल एनुअली डोमेस्टिक फ्यूल में कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब जब भी इंडोनेशिया अपनी एनर्जी पॉलिसी चेंज करेगा, इंडिया की ऑयल सिचुएशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। देखो 1990s में इंडिया एडिबल ऑयल में ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट था, लेकिन ट्रेड लिबरलाइजेशन के बाद इंपोर्ट ड्यूटीज कम हुई, चीप इंपोर्ट्स आए और डोमेस्टिक इकोसिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। इसीलिए अब गवर्नमेंट ने NMEO ऑयल सीड स्कीम लॉन्च की है, जहां 600 वैल्यू चेन क्लस्टर्स डेवलप करने का प्लान है, लेकिन इसमें एटलीस्ट 10 साल लगेंगे और तब तक कंट्रोल इंडोनेशिया और मलेशिया के हाथ में ही होगा। गोल्ड का केस अलग है। यहाँ प्रॉब्लम सप्लाई नहीं डिमांड है। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। FY25 में हमने $58 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया, बिकॉज गोल्ड इज नॉट अ कमोडिटी इन इंडिया, ये एक फाइनेंशियल सिस्टम है। इंडियन हाउस होल्ड्स के पास अराउंड 34,600 टन गोल्ड स्टोर्ड है। अब ये ना शायद US फेडरल रिजर्व के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। इनफैक्ट गोल्ड की ज्यादा डिमांड रूरल इंडिया से आती है, क्योंकि उनके लिए गोल्ड का मतलब है सेविंग्स, इंश्योरेंस एंड लिक्विडिटी। बट हियर्स द आयरनी, ये गोल्ड ना इकोनॉमी में सर्कुलेट ही नहीं करता, क्योंकि ये पड़ा है लॉकर में, मंदिर में, या फिर ज्वेलरी में कन्वर्ट हो चुका है। टेक्निकली इट इज बिकम डेड कैपिटल। अब गवर्नमेंट ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी लॉन्च की थी ताकि घर का गोल्ड बैंक्स में आए, बट इट कंप्लीटली फेल्ड, क्योंकि लोग गोल्ड सरेंडर ही नहीं करना चाहते, वो फिजिकली गोल्ड को होल्ड करना चाहते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ये गोल्ड इकोनॉमी में कुछ वैल्यू ऐड ही नहीं कर पाता। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स पे। इंडिया से हर साल लाखों इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। AI, क्लाउड, सेमीकंडक्टर डिजाइन, इन सब में इंडिया टॉप चॉइस है। लेकिन फिर भी FY25 में इंडिया ने $84.9 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट किए,
90+ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो अलग दुनिया हैं। अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को चाहिए लैपटॉप और इंटरनेट, और वहीं पे एक मॉडर्न सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को चाहिए 14 to 28 फुटबॉल फील्ड्स की जगह 10 to 20 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, 169 मेगावाट आवर्स की एनुअल एनर्जी और डेकेड्स का एक्सपीरियंस। इंडिया का ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग शेयर इज जस्ट 0.1% और वहीं ताइवान का 60% है। और जब ग्लोबल चिप शॉर्टेज आती है, इंडिया की फैक्ट्रीज बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। टाटा और ताइवान के पावर चिप का 91,000 करोड़ का फैब्रिकेशन प्लांट ढोलेरा में सेटअप हो रहा है। टाटा और पावर चिप ताइवान, इनके कोलैबोरेशन से धोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर बनेगी पहली सेमीकंडक्टर फैब। हालांकि ये ताइवान के एडवांस 3 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर चिप से काफी पीछे हैं, बट यस, शुरुआत तो हो रही है। वेल, दैट वाज द इलेक्ट्रॉनिक्स पैराडॉक्स फॉर यू। अब ये 4 स्टोरीज अलग लगती हैं, लेकिन अगर आप एक साथ देखोगे तो आपको 3 पैटर्न्स दिखेंगे। पहला, क्वालिटी गैप। हमारे पास कोल है लेकिन राइट टाइप का कोल नहीं है, ऑयल सीड्स है लेकिन राइट यील्ड नहीं है, रिसोर्सेज होते हुए भी वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, पॉलिसी लैग। 1994 में एक डिसीजन लिया और 30 साल के बाद भी उसका जुर्माना हम भर रहे हैं। सेमीकंडक्टर PLI 2021 में आई, लेकिन पहला फैब प्लान 2026 में रेडी होगा, और वो भी सिर्फ बेसिक चिप्स के लिए। तीसरा, जियोपॉलिटिकल एक्सपोजर। जब इंडोनेशिया बायोडीजल मैंडेट चेंज करता है, इंडिया महंगाई का शिकार होता है। जब ग्लोबल चिप शॉर्टेज आती है, इंडिया की फैक्ट्रीज बंद हो जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज की डोमेस्टिक पॉलिसी हमारा इन्फ्लेशन डिसाइड करती है। तो देखो, इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, ब्रेन्स हैं, एम्बिशन है, लेकिन रिसोर्स होना और रिसोर्स को इकोनॉमी में कन्वर्ट करना, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। और जब तक हम ये नहीं सीख लेते, तब तक $720 बिलियन या उससे ज्यादा पैसा बाहर जाता रहेगा उन देशों के पास जो ये गेम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ बिहाइंड द हेडलाइंस। फिर लौटेंगे एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, स्टे शार्प।